Hello physios, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the Nerve of Learning. I am Dr. विभोर बाकलीवाल, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है। क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांटर फैसाइटिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि प्लांटर फैसाइटिस होता क्या है। डेफिनेशन क्या है? प्लांटर फैसाइटिस इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन। याद रखें क्या है ये? इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लांटर फैशिया और एपोन्यूरोसिस। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में आपने पढ़ा है कि जो हमारी सोल ऑफ द फुट है वहां पर प्लांटर फेशिया होता है, जिसको हम एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं, और उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। यहां पर लिखा है इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक क्यों है? क्रोनिक इसलिए क्योंकि ये कंडीशन जो है अचानक से डेवलप नहीं होती है, ग्रेजुअली डेवलप होती है और लेटर स्टेज में फिर हमें इसमें पेन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन भी यही है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ प्लांटर फेशिया और एपोन्यूरोसिस ऑफ द फुट कैरेक्टराइज्ड बाय हील पेन। अब जो प्लांटर फेशिया होता है, प्लांटर फैसाइटिस होता है, इस प्लांटर फैसाइटिस को हम जोगर्स हील भी कहते हैं और हील स्पर सिंड्रोम भी कहते हैं। हील स्पर सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारी कैल्केनियस बोन होती है, उस कैल्केनियस बोन पे पेन होता है। कैल्केनियस बोन का जो मीडियल एस्पेक्ट है, मीडियल साइड है, वहां पर पेशेंट को पेन होता है, इसलिए हम इसको हील स्पर सिंड्रोम भी कहते हैं और जोगर्स हील भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक बार क्लियर कर देता हूं कि प्लांटर फैसाइटिस क्या है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है। तो हमारी जो सोल ऑफ द फुट है, उस सोल ऑफ द फुट पे होता है फैशिया, जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फैशिया या एपोन्यूरोसिस। और इसी प्लांटर फेशिया में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो प्लांटर फेशिया है उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे प्लांटर फैसाइटिस। लेकिन प्लांटर फेशिया होता क्या है? तो अभी हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांटर फेशिया, जो आपने एनाटॉमी में पढ़ा है। तो व्हाट इज प्लांटर फेशिया? डेफिनेशन क्या है? इट इज ए थिक फाइब्रस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है प्लांटर फेशिया? ये एक हमारा फाइब्रस बैंड है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम दी कैल्केनियस बोन, जिसको हम हमारी हील बोन कहते हैं। उस हील बोन से, यानी कि कैल्केनियस बोन से ये ओरिजिनेट होता है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है? तो इंसर्ट होता है बेस ऑफ द टोस पे। डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम से समझेंगे कि प्लांटर फेशिया एक्चुअली में है क्या। तो जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, इस व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लांटर फेशिया या प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ये जो हमारा प्लांटर फेशिया है, ये ओरिजिनेट होता है हमारी हील बोन से। हील बोन को हम कैल्केनियम बोन भी कहते हैं। तो ये कैल्केनियम बोन से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट होता है बेस ऑफ द टोस पे। कहाँ पे ये इंसर्ट होगा? इंसर्ट होगा ये बेस ऑफ द टोस पे, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट है जो हमको याद रखना है, जब ये ओरिजिन हो रहा है तो ये सिंगल बैंड है, लेकिन जब ये इंसर्ट होता है तो यही बैंड इसके 5 डिवीजन हो जाते हैं और ये अलग अलग टोस पे जाके इंसर्ट हो जाता है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो हमारा प्लांटर फेशिया है, उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये पार्ट सबसे मोटा होता है, थिक होता है, ठीक है। प्लांटर फेशिया का काम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, हमारा जो आर्च ऑफ फुट है, लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ट्रांसवर्स आर्च, तो जो हमारे आर्चेस ऑफ फुट है, उन आर्चेस ऑफ फुट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है प्लांटर फेशिया। दूसरा इसका फंक्शन ये है, इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तो जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये सबसे मोटा पार्ट रहता है, सबसे हैवी रहता है, मोटा रहता है, और यही पार्ट जो है यहीं पे टीयर हो जाता है और माइक्रो ट्रोमा हो जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है और इसी इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। अब हम डिस्कस करेंगे एटियोलॉजी ऑफ प्लांटर फैसाइटिस। पॉइंट नंबर 1,
प्लांटर फेशिया एक्ट लाइक शॉक एब्सॉर्बिंग एंड सपोर्ट द आर्चेस ऑफ फुट। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन जब मैंने आपको बताया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे आर्चेस ऑफ फुट है, लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ट्रांसवर्स आर्च, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है। अब जो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी होती है जैसे कि पेस कैवस, पेस प्लेनस, एक्सेसिव फीमोरल एंटीवर्जन, ये क्या होता है? डायग्राम के हेल्प से हम इसको समझेंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है पेस कैवस का। नॉर्मली हमारा जो फुट कुछ इस तरह से होता है, लेकिन पेस कैवस में क्या होता है कि जो आर्च बनता है ये आर्च नॉर्मल नहीं होता, हाई आर्च बनता है। और इस हाई आर्च की वजह से हमारा बॉडी का जो वेट है वो प्रॉपर एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जिसको पेस कैवस की प्रॉब्लम है तो उसमें ये हाई रिस्क रहती है कि लेटर स्टेज में उनको प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक उसी तरह पेस प्लेनस जिसको हम फ्लैट फुट भी कहते हैं, तो नॉर्मली हमारा फुट कुछ इस तरह से होता है, लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है कि जो आर्च है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर भी हमारी बॉडी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं हो पाता, और अगर किसी को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो लेटर स्टेज में उनको प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक उसी तरह एक्सेसिव फीमोरल एंटीवर्जन, हमारी जो फीमर बोन है उसका हेड और उसका शाफ्ट एक एंगल बनाते हैं। अब हमारा जो फीमर बोन का हेड है अगर वो एक्सेसिवली एंटीरियर शिफ्टेड है तो एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल जिसका फीमोरल एंटीवर्जन ज़्यादा है तो उसको भी लेटर स्टेज में प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। एक फैक्टर है टाइट एक्लिस टेंडन, हमारी जो काफ मसल है अगर वो काफ मसल में बहुत ज़्यादा टाइटनेस है उसकी वजह से हमारा जो एक्लिस टेंडन है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल जिसका टेंडन टाइट है तो उसको भी लेटर स्टेज में प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और फैक्टर है रिपीटेटिव स्ट्रेस। ऐसे लोग जिनका काम होता है लंबे समय तक खड़े होने का, लंबे समय तक खड़े होने का, जैसे मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, टीचर्स है, या कोई इंडिविजुअल जो वॉकिंग करने का जिसका काम है, लंबे टाइम तक वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो कंटिन्यूसली स्ट्रेस बना रहता है और उसकी वजह से भी प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है। अनदर फैक्टर ओवरवेट, अगर मान लीजिए कोई ओबीस पर्सन है तो उसमें भी चांसेस है कि उनको प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर है प्लांटर फेसाइटिस होने के। मेनी अदर फैक्टर दैट पुट एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन प्लांटर फेशिया लीड टू कोलेजन डीजनरेशन। जब एक्सेसिव स्ट्रेस कंटिन्यूसली बना रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोलेजन है लेटर स्टेज में उसका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी मैंने वहां पर आपको क्या बोला? इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये जो कंडीशन है ग्रेजुअली डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। जब एक लिमिट हो जाती है तो उसके बाद कोलाजन का डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, माइक्रो ट्रोमा होता है, माइक्रो टीयर होता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है और पेशेंट को पेन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर प्लांटर फेसाइटिस। कौन कौन से ऐसे कंडीशन है, ऐसा फैक्टर है जिनकी वजह से प्लांटर फेसाइटिस हमें देखने को मिलता है। नंबर 1, प्रोलॉन्ग वेट बियरिंग एक्टिविटीज लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग। कोई भी इंडिविजुअल जिसका काम है कंटिन्यूसली खड़े रहने का, जैसे पुलिसमैन है, टीचर्स है, या वॉक ज़्यादा करते हैं या रनिंग करते हैं, एथलीट्स हैं, तो उनमें हमें यह कंडीशन देखने को मिलती है। नंबर 2, वॉकिंग बेयर फुट ऑन हार्ड सरफेस। बेयर फुट मतलब कि नंगे पैर, अगर आप बिना स्लीपर्स पहने या शूज़ पहने हार्ड सरफेस पे वॉक करते हो या रनिंग करते हो तो उसकी वजह से भी ये प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नंबर 3, इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका वेट बढ़ जाता है, ओबीस हो जाता है, तो एक्सेसिव स्ट्रेस जो है हमारे प्लांटर फेशिया पे आता है, उसकी वजह से प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। या कोई इंडिविजुअल जिसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें यह कंडीशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी ऐसी कॉमन कंडीशन है, कॉमन एसोसिएटेड कंडीशन है जिसमें हमें देखने को मिलेगा? नंबर 1, फ्लैट फीट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
फ्लैट फीट दैट लीड टू इंक्रीज टेंशन ऑन प्लांटर फेशिया। नंबर 2, ओबेसिटी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओबीस पर्सन है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है प्लांटर फेशिया पे ज्यादा आएगा और बाद में उसको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। शूज विथ पुअर आर्च सपोर्ट। जो शूज आप वियर करते हो, जो स्लीपर्स आप वियर करते हो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, पहनने में अनकंफर्टेबल है, तो चांसेस है कि प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारी मसल्स जो है वो टाइट है, हमारे जो टेंडन है वो टाइट है, तो उसकी वजह से भी हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है प्लांटर फेसाइटिस का, तो उसमें क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, पेन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द हील। जो प्लांटर फेसाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें आप देखोगे कि हमारी जो हील बोन है, जो कैल्केनियम बोन है, उसका जो मीडियल साइड होता है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियम बोन पे पेशेंट को ज्यादा पेन होता है। हालांकि जो प्लांटर फेसाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको जो सेंटर वाला पार्ट होता है वहां पे पेन होता है, लेकिन ये पेन मीडियल साइड ऑफ द हील बोन पे ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आप जब कंप्लीट असेसमेंट लोगे, पाल्पेशन करोगे, तो आपको जो है टेंडरनेस देखने को मिलेगी एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हील बोन। मोस्ट ऑफन द पेन इज वर्स्ट विथ फ्यू स्टेप्स आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग। जब पेशेंट रेस्ट करता है, सो रहा है, सो के उठेगा और मान लीजिए कोई एक्टिविटी करने लगेगा, वॉक करने लगेगा, रनिंग करने लगेगा, या सिटिंग पोजीशन में और एकदम से खड़ा होकर चलने लगेगा, तो उसको पेन ज्यादा होगा, क्योंकि वो रेस्टिंग पोजीशन में था, अब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको पेन ज्यादा हो रहा है। पेन इंक्रीज ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ टोस। अब देखिए हमारा टोस है, ये है डोर्सिफ्लेक्शन, ये है प्लांटर फ्लेक्शन। तो जब आप असेसमेंट लेंगे या जब आप मैनुअली टेस्ट करेंगे, तो पेशेंट को जब आप डोर्सिफ्लेक्स करने के लिए बोलेंगे, तो जब पेशेंट डोर्सिफ्लेक्स करेगा तो उसको पेन ज्यादा होगा। पेन इज सीवियर आफ्टर एन एक्टिविटी देन इट इज ड्यूरिंग एन एक्टिविटी। मतलब कि जब पेशेंट कोई एक्टिविटी कर चुका है, एक्टिविटी करने के बाद उसको ज्यादा पेन होगा रेदर देन ड्यूरिंग एन एक्टिविटी। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो उस पर पेन पे नहीं होता, इसलिए पेन हमें कम महसूस होता है। लेकिन जब एक्टिविटी करने के बाद हम रेस्ट करते हैं तो हमारा जो पेन है वो ज्यादा महसूस होता है, और यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि पेन कब ज्यादा होगा, एक्टिविटी करने के बाद। पेन इन हील इंक्रीज ग्रेजुअली एंड वर्स ओवर टाइम। ग्रेजुअली पेन जो है बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स होती चली जाएगी। ठीक है, डायग्नोसिस अगर आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सरे। एक्सरे फाइंडिंग हेल्प टू रूल आउट द अदर एसोसिएटेड कंडीशन। एक्सरे हम क्यों करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या प्लांटर फेसाइटिस है, क्या हील स्पर है जिसको हम कैल्केनियम स्पर भी बोलते हैं, या फिर जो हमारी कैल्केनियम बोन है जिसको हम हील बोन बोलते हैं, उन कैल्केनियम बोन पे क्या स्ट्रेस फ्रैक्चर है या नहीं, ये रूल आउट करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। बाकी आप अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हो। अल्ट्रासाउंड इज समटाइम्स डन टू मेजर दी प्लांटर फेशियल थिकनेस। अगर मान लीजिए 0.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया और 0.4 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा आपको थिकनेस दिख रही है, मतलब कि प्लांटर फेशियाइटिस की प्रॉब्लम पेशेंट को है। फिजिकल एग्जामिनेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पाल्पेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप असेसमेंट लेंगे, पाल्पेशन करेंगे, तो आपको टेंडरनेस जो है मीडियल एस्पेक्ट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा हमारी हील बोन के। डिक्रीज्ड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट इज ड्यू टू टाइट काफ मसल। पेशेंट की जो काफ मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, टेंडन टाइट है, तो पेशेंट जब डोर्सिफ्लेक्स करेगा तो उसके डोर्सिफ्लेक्स की जो रेंज ऑफ मोशन है वो नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है, फुल नहीं होगी। और डोर्सिफ्लेक्शन में एलिसिट पेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ प्लांटर फ्लेक्सर और प्लांटर फेशिया। काफ मसल टाइट है, टेंडन टाइट है, पेशेंट क्या कर रहा है, डोर्सिफ्लेक्स कर रहा है। अब डोर्सिफ्लेक्स कर रहा है तो नीचे की तरफ क्या है, प्लांटर, हमारा फेशिया, प्लांटर फेशिया। तो प्लांटर फेशिया पे क्या होगा, स्ट्रेच बढ़ेगा, स्ट्रेच बढ़ेगा तो पेशेंट जब डोर्सिफ्लेक्शन करेगा तो उसका पेन और बढ़ेगा। तो ये था फिजिकल एग्जामिनेशन। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्लांटर फेसाइटिस क्या होता है। इसी लेक्चर को आप और डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो या इसका आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट डिस्कस करना चाहते हो
तो आप हमारी फिजियोथेरेपी की ऑर्थोपेडिक क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फेलो फिजियोस के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।